कि पहाड़ ही नहीं उनको जन्म दिया है, पहाड़ बिल्कुल से ही वो आगे बढ़े, तो उनका फर्ज है कभी न कभी कुछ समय के लिए आना चाहिए। जो समय हमारे पास है नौकरी के सिवाय, तो कुछ समाज के लिए कुछ करें। बहुत बढ़िया। 12-13 लाख रुपया काफल फाउंडेशन ने लोगों को बांटा। So welcome back to the third episode of Heart of Kumaon. Today we've got a special guest, Mr. Hayas Singh Rajput, who is from Pithoragarh. And today's episode is not going to be in English, it is going to be in Hindi, and so to stay tuned. Mr. Hayas Singh Rajput, who is a businessman and also a philanthropist, he has a deep urge to do something for the society, and he is doing a lot for the society, not only in Uttarakhand but other places also. So we'll get to know a lot about his life, how his childhood was, and how much struggle he did in his adulthood. And today he is here in Pithoragarh, and let's meet and let's get to know a lot about culture, heritage and his life also. आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ है, लेकिन उसके बाद आप मुंबई चले गए, शायद 90-70 के दौर के टाइम की बात है। तो आप क्या आपकी कोई बचपन के बारे में कुछ बताना चाहोगे, आप चाइल्डहुड के बारे में? ठीक है कि सबसे पहले मैं पाताल भुवनेश्वर के नीचे रावलखेत गांव है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मैंने बचपन पूरा वहीं निकाला। अच्छा। मतलब कक्षा 6 तक मैंने वहीं तक पढ़ा। फिर उसके बाद में पिताजी बिकॉज एजुकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, 5-7 किलोमीटर चढ़ के जाना पड़ता था, तो पिताजी ने मुझे, जो बॉम्बे में उस समय मतलब बैंक में काम करते थे, उन्होंने मुझे अपने साथ में लेके गए। और मैंने 7वीं के बाद फिर वहीं मुंबई में ही अपनी पढ़ाई चालू की। और छोटे से कमरे में हम रहते थे, वहाँ एक बैंक की तरफ से छोटा सा एक क्वार्टर मिला था। क्वार्टर क्या बोले तो 8 बाय 1 का ये रूम था। अच्छा। पूरी पूरी लाइफ मतलब उसमें ही निकाली। मतलब इतने मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि मतलब हम एक अपना खुद का एक घर ले सके वहाँ, पर उसी में धीरे धीरे करके मैंने वहाँ स्टडी किया। क्या आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहोगे कि आपने एजुकेशन मैंने फिर वहीं मलाड मुंबई में अच्छा हाई स्कूल किया। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुआ। फिर मैं एमकॉम किया मैंने। उसके बाद 1 साल मैंने एलएलबी भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसका नेक्स्ट ईयर भी किया था, लेकिन सेकेंड ईयर एग्जाम नहीं दे पाया। तो इस तरर मैंने मेरी एजुकेशन एमकॉम में आप बता सकते हैं। तो जैसे मैंने ये भी आपके बारे में सुना है कि आप 1985 से 2005 के बीच आप किसी कंपनी में काम करते थे। हाँ। तो और क्या आप बताना चाहोगे, आप वहाँ पे क्या पोस्ट में थे, आप क्या काम कर रहे थे वहाँ? क्योंकि मैंने एमकॉम किया था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से। एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी। अच्छा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते थे वो कंपनी, इंजीनियरिंग। हाँ, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैं उधर जो भी मैं पहले तो स्टार्टिंग में अकाउंटेंट करके मैंने उसमें अपॉइंट किया हुआ था मैं। बाद में जब भी मैं वहाँ से रिटायर हुआ है, या वीआरएस मैंने लिया 2011 में या 2010 में शायद, तो तब मैं वहाँ का मतलब अकाउंट्स मैनेजर करके मैं बाहर आया था। अच्छा। तो इस तरह मतलब मैंने कम से कम 20 से 25 साल तो नौकरी की है अकाउंट्स में। इस दौरान मैंने एक नहीं बहुत सारी कंपनी में काम की, लेकिन अंत में मैं लास्ट 10-12 साल प्रवीण ग्रुप करके कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया। तो सर जैसे कि आपने लगभग 20-25 साल आपने काम किया है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे। उसके बाद आपने मैंने ये भी सुना आपके बारे में जाना कि 2005 के दौरान आपने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया मुंबई पे। हाँ, तो इसी दौरान जब देख रहा था कि बहुत सारे लोग अच्छा धीरे धीरे अपने बिजनेस भी खोल रहे थे, उनको देख के मुझे भी लगा कि क्यों नहीं एक चांस लेते हैं कि हम लोग भी बिजनेस कर सकें। ज़्यादा तो हमारे जितने भी लोग थे, मेरा फ्रेंड सर्कल था या हमारे जो भी लोग थे, अधिकतर क्या 100% मतलब जॉब ही करते थे। अच्छा। तो मेरा इंजीनियर था वहाँ, क्योंकि कॉमर्स लाइन का था। इंजीनियर को बोला यार क्यों नहीं हम लोग एक स्टार्ट करें, कुछ बिजनेस अच्छा चालू कर सकते हैं क्या उसमें। देखो मैंने उनको ये भी कहा था कि बिजनेस में ये जरूरी नहीं है कि मतलब प्रॉफिट ही होगा, हमको सफ़र भी करना पड़ सकता है। क्यों नहीं चांस नहीं क्या। तो वो भी अच्छा बंदा था, उसने बोला रिस्क था। तो इसने हमने वही कंपनी जो हम करते थे, जिस कंपनी में काम करता था, सेम कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी हमने की। हम आज भी वही कर रहे हैं, मतलब ऑटोमोबाइल्स कंपनी इसको कह सकते हैं। उसके हम पार्ट्स बनाते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जो गाड़ी होती है उसके पार्ट्स बनाते हैं हम। लास्ट 2005 से अभी तक ठीक चल रही है। साथ साथ फिर हमने एक छोटे भाई के लिए मैंने एक इमिटेशन बोलते हैं उसको, एक बिंदी का, अच्छा सर, बिंदी का भी हमने स्टार्ट किया। तो अभी भी वो चल रही है लास्ट 2010 से लगभग। बिंदी ऑल ओवर इंडिया में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कम से कम 100-150 औरतें कम से कम डेली
काम लेके जाती है हमारे अपने घर में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेबर वो घर में ही होता है, बिंदी का आपने देखा होगा। इस तरह मेरा छोटे लगभग 17-18 साल से आप बिजनेस पे उसमें हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा आपके जब आप नौजवान हुआ करते थे, जैसे कि मैंने देखा पहाड़ में हमारे उत्तराखंड में, तो लोग क्या हैं कि नौजवान में मतलब खेलते हैं, कूदते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, यहाँ पे काफ़ी जुनून है क्रिकेट का भी। क्या आपको भी कोई ऐसे खेल कूद से कोई ऐसी शौक रहा है? शौक तो रहा है मुझे, क्रिकेट से शौक है। अच्छा। बाकी सभी क्रिकेट से तो मैं खेलता था, लेकिन बाकी तो खेलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि वो हिसाब से हमारे पास साधन नहीं थे जो भी था। और खेलते थे। आज भी हम मुंबई में एक टूर्नामेंट कर रहे हैं। अच्छा। क्रिकेट का यूपीएल करके एक टूर्नामेंट है। अच्छा, यूपीएल। हाँ, उससे में मैं जुड़ा हूँ। ये पूरे मुंबई, महाराष्ट्र तो नहीं, पूरे मुंबई, थाने, पुणे के लोग, बच्चे लोग इसमें खेलते हैं। अच्छा, वो हर साल होता है? हर साल होता है। अच्छा एक टूर्नामेंट है। उससे बच्चों को क्या एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि मतलब अपना कोई बच्चा तुमको अच्छा है, वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आगे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के आज मतलब रणजी खेल ले या नेशनल खेल ले, तो कोशिश करते हैं कि इसमें एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, प्रतिभा भी प्रतिभा आ जाए। तो सर, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने आपके बारे में लोगों से बातचीत भी की, तो मुझे ये पता चला कि आप उत्तराखंड मित्र मंडल नाम की कोई एक संस्था, आपने उसमें भी आपका बड़ा योगदान रहा है। तो आप क्या मुझे बताना चाहोगे, आपने वो उत्तराखंड मित्र मंडल करके आपने क्यों स्टार्ट किया, क्या उसका विजन है? एक्चुअली उत्तरांचल मित्र मंडल भाईंदर में हमने किया, स्टार्ट किया। हम 3-4 लोग थे। तो मैंने सोचा कि वो टाइम हम लोग क्या करते थे, जब मैं नौकरी करता था, ठीक, तो देखा कि 8 घंटा नौकरी किया। हाँ। उसके बाद यहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, कुछ मतलब हो नहीं पाता था। मैं तो सोचा यार हम ऐसे जो हमारा टाइम, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, क्यों ना कुछ सोशल काम किया जाए जिससे लोगों का कुछ तो भला हो, भले वो मेडिकल में हो या एजुकेशन में हो या उनकी गरीबी में हो। तो हमने सोचा कुछ वो काम करते हैं। कम से कम 1 से 1.5 साल हमको लगा कि लोगों को जोड़ना, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ते नहीं थे। अच्छा, आप ही ने वो स्टार्ट किया खुद? हाँ, मैं और मेरे छोटे भाई नरेंद्र हैं। और एक महेश मेहरा जी हैं। अच्छा। और एक दान सिंह राजपूत करके थे। 4 उत्तराखंड के? हाँ, सब उत्तराखंड के हैं। तो सब कहते पिथौरागढ़ के ही हैं सब लोग, लेकिन हम पिथौरागढ़ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीधे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की। तो सोचा हम जो समय हमारे पास है नौकरी के सिवाय, तो कुछ समाज के लिए कुछ करें। बहुत बढ़िया। तो हमको 2 से 5 से 6 महीना लगा लोगों को समझाने में, जुड़ने में। वो टाइम में हम खाली उनको मेंबरशिप फीस खाली 100 रुपये लेते थे। अच्छा। 100 रुपये भी देने के लिए सोचते कि आप लोग खा लोगे, कि उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ रहा होगा। फिर 5-6 महीने में हमने कोशिश की। आज के तारीख में हमारे 500 से 700 मेंबर हैं उसमें। अच्छा। और हम वो उस मंडल के हिसाब, मंडल में हम लोग मतलब का एक साल में एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। और पिछले 4-5 साल में जो मुंबई में जो रामलीला लुप्त हो चुकी थी, अच्छा, लास्ट 5 साल में हम उत्तराखंड मित्र मंडल भाईंदर के तहत एक रामलीला भी करते हैं। अच्छा। तो एवरी टाइम हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स भी बच्चों को करते हैं, मतलब मल्टीपल हम जो हो सके समाज के लिए कोशिश करते हैं। तो मेन विजन आपका था कि कल्चर को बचाना। कल्चर को बचाना। हाँ, क्योंकि आप उत्तराखंड से हुए, आप फिर उसके बाद आप मुंबई गए, तो कहीं वो लुप्त न हो जाए, तो आपने वहाँ ही खोला और वहाँ पे आप कल्चर प्रोग्राम भी आप स्टार्ट करते हो। हाँ, कल्चर इसलिए कि जो किसी भी इंसान को अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप यहाँ से शिफ्ट होके कोई बेटरमेंट के लिए आप दूसरे कोई शहर में गए, ओके, इट्स ओके, कि वो भी जरूरी है। अगर आपका जैसे पलायन बोलते हैं, अगर आपका भला हो रहा है, आप पलायन होता है भले के लिए, समझो आप गांव में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे शहर में जाके बिजनेस कर लेते हैं, एक अच्छा नाम आपका हो जाता है, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो वो पलायन करने। लेकिन लोगों को ये नहीं कि अगर पलायन होने के बाद भी वहाँ अच्छे पोस्ट में मिलने के बाद, अच्छा बिजनेस होने के बाद भी, ये नहीं कि अपने गांव को या अपनी धरती को या उत्तराखंड को भूल जाए। तो हर एक का फर्ज है कभी न कभी उत्तराखंड को आए, उत्तराखंड की समस्या के बारे में भी डिस्कस करें। सही बात। ये नहीं कि सिर्फ हमने अपना तो सोच लिया, और हमको मेन मकसद इंसान का ये होना चाहिए कि अपने साथ साथ लोगों का भी कुछ तो भला हो, कोई भी फील्ड में हो, एजुकेशन हो, हम मेडिकल फील्ड में हो या पुअर मैन हो तो उसके लिए होते हैं। ये सब सोच होनी चाहिए, तो ही हमारा समाज आगे आएगा, तो ही हम अच्छा काम कर सकते हैं समाज। हम उस काबिल हैं तो क्यों ना जो उनकी मदद की जाए, ये मैं सोचता हूँ। इसलिए कोशिश करते हैं हम वो करने की, थोड़ी बहुत ही बढ़िया विजन है आपका। तो जैसे कि ये उत्तराखंड मित्र मंडल तो एक चीज़ है, तो और आप कौन कौन सी संस्थाएं या एनजीओ से या ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हो, क्या आप बताना चाहोगे कौन कौन सी चीज़ें? एक हम जुड़े थे क्योंकि क्या हो रहा था, उत्तराखंड आपने यहाँ पे कुछ काफल भी लिखा हुआ है। हाँ, तो हमारा एक काफल फाउंडेशन करके एक हमारा 13 मेंबर थे जो लकीली सब बिजनेसमैन है काफल में फाउंडेशन। हमने सोचा कि कभी कभी आप
फंड की तकलीफ होती है ना, फंड की तकलीफ होती है मोस्टली क्या होता है, कोई भी एनजीओ खोलो, आप कुछ भी काम करो, हर जगह एक फंड की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत जरूरी तो हमने ऐसे लोग चूज किए इसमें पर्टिकुलरली कि हम यार जो अगर फंड बार बार देना पड़े तो बार बार वो दें, अब विदाउट उनको मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं। तो 13 लोग ऐसे जुड़े हम लोग कि बहुत सारे लोग कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोग ओनली स्पोर्ट्स करते हैं। तो हमने भी ये सोचा कि हम क्यों ना इनसे हटके कुछ ओनली चैरिटी का काम करेंगे। अच्छा, केवल चैरिटी का काम? चैरिटी का। और चैरिटी में जैसे हमने सबसे पहले कल्चरल भी किया था। अच्छा। लेकिन हमने क्या किया, राजेंद्र जी चौहान जी हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। अच्छा। उत्तराखंड के। अच्छा। तो वो एक टीम लेके आए थे उत्तराखंड से, पूरे हैंडीकैप थे। अच्छा। और उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम किया था मुंबई में। वाह, बहुत बढ़िया। मेन मकसद ये था कि हम एक जो हैंडीकैप है उनको कोई चांस नहीं देते, प्रतिभा को उभारना, प्रतिभा को उभारना। और जो बच्चे हैं जो मतलब हैंडीकैप है, कुछ नहीं कर सकते, उनको कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं। हमने उनसे भी कहा कि अभी नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में फिर से हम उनको बुलाने वाले, जितने भी उत्तराखंड के हैंडीकैप हैं या जो गाते अच्छा हैं, डांस अच्छा कर लेते हैं, बोल अच्छा लेते हैं, लेकिन कुदरत के मार की वजह से मतलब वो हैंडीकैप हो गए, तो ऐसे बच्चों को हमको आगे लाना है। तो जैसे उत्तराखंड में भी कभी आपदा का सामना करना पड़ता है, क्या आपकी जो संस्था है काफल, क्या उसने भी उत्तराखंड जो पहाड़ में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कोई चैरिटी की है? हाँ, क्यों नहीं। मैं एक्चुअली आपने ये अच्छा सवाल किया है। अच्छा। उत्तरांचल मित्र मंडल ने 2013 में, अच्छा, जब आपदा आई थी गढ़वाल और कुमाऊं में, आपको मालूम है, हमारी पूरी टीम ने उत्तराखंड मित्र मंडल भाईंदर की बात कर रहा हूँ, कम से कम हमने लोगों से और खुद के सोसाइटी से 15 से 16 लाख रुपए इकट्ठा किया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक्चुअली भाग्य से, सौभाग्य से मुझे उसका लीड करने का मौका मिला। अच्छा। हम जितने 4-5 लोग थे, तो उसमें शेखर उपाध्याय, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, दान सिंह जी, एक रामपाल जी, ऐसे 5 जन हम लोग यहाँ से गए थे, केदारनाथ की घाटी में गए थे हम लोग, गुप्तकाशी से गए थे। वहाँ एक गाँव को हमने कम से कम 7-8 लाख रुपए हमने उनको दिए। वो लैंडस्लाइड से अफेक्टेड हुआ होगा ना? बहुत खराब हुआ था, आपको मालूम है, आफ्ताबाद के साथ वो पता होगा आपको। बहुत हालत खराब हुई थी, हजारों मकान ये हुए थे, लोग मकान तो ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन लोगों के घर के जो हर एक घर से 1-1, 2-2 सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी वहाँ जो काम करते थे केदारनाथ में, बद्रीनाथ। ठीक ठीक ठीक। तो हमने वहाँ कम से कम 13 से 14 लाख रुपए हमने वहाँ बांटा। फिर हम कुमाऊं में आए, कुमाऊं में धारचूला भी साइड में, वहाँ भी ऐसे हुआ था, वहाँ भी हमने किया। तो हम 15 दिन वहाँ गए थे। हाँ। और इस तरह हमने कोशिश की, हम जो हमारा उत्तरांचल मित्र मंडल है, न सिर्फ मतलब उत्तराखंडियों के लिए नहीं, हम कोशिश करते हैं कहीं भी भगवान न करे कहीं आपदा आ जाए, कहीं सुमानी आ गया, कहीं ये अलग अलग जगहों पे, अपना महाराष्ट्र में एक बार ये आई थी, बारिश की बाढ़ आई थी बहुत, कोल्हापुर में अभी की बात है। अच्छा। हम कोशिश करते हैं जितने हमारे पास हो, जितना हमारा समाज कर सके। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए करना है, जो भी जरूरतमंद इंसान है, हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, हम कोशिश करते हैं कुछ न कुछ उनको कंट्रीब्यूट करो। और ऊपर से हमने फिर ये काफल फाउंडेशन ने भी, उसमें भी मैं हूँ, उत्तरांचल मित्र मंडल में भी मेरे को सौभाग्य है। हाँ। तो ये कोरोना के टाइम पे भी हमने काफ़ी लोगों की मतलब मदद की, कम से कम 12-13 लाख रुपया काफल फाउंडेशन ने लोगों को बांटा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कम से कम 2700 लोगों ने हमने हेल्प की, उनको जो राशन किट उसको नहीं मिल रहे थे, कोई मेडिकल के लिए, किसी को गांव में जाने के लिए ट्रेन अगर नहीं होती तो हम राज्यपाल के बजा के बड़े बड़े शहर, हमने मुंबई से ट्रेन लगाई, गांव के जो वो टाइम पे जा नहीं पा रहे थे ना, ठीक। तो मुंबई से भी हमने मतलब लोगों के लिए यहाँ जाके राज्यपाल जी या बड़े बड़े जो मिनिस्टर हमारा कांटेक्ट है उनको करके हमने कम से कम 2 बार ऐसे ट्रेन लगाई। बहुत बढ़िया। और कोशिश की कि यहाँ भी जो बेचारे जिनकी नौकरी छूट गई थी, मोस्टली उत्तराखंड में मतलब मिडिल क्लास से ज़्यादा हैं, तो जिनके पास राशन के लिए तकलीफ नहीं थी, मतलब उनका कंपटीशन निकाले, हर एक को हमने कोशिश की जितना का हम कर सके, हम उनके मतलब राशन का किट दिया, मेडिकल किट दिया, कोशिश की। हाँ, तो काफल भी एक फल है, जैसे कि आपको पता ही होगा। हाँ। और हम भी लोग जंगल में जाया करते थे, काफल खाया करते थे। तो आपको भी कभी ऐसा मौका मिला कि वैसे तो बचपन में आप चले गए थे मुंबई को, लेकिन फिर भी 1-8 साल मुझे भुवनेश्वर जाने का मौका मिला था। अच्छा। तभी वहाँ काफल बड़ा मीठा बहुत मीठा होता है, वही सोच के हमने एक काफल फाउंडेशन बनाया। तो उस हिसाब से मुझे लगा हमारे पहाड़ की भी याद आ जाए, इस तरह पहाड़ हमने काफल फाउंडेशन का मतलब नींव रखी थी। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा पलायन की मार झेल रहा है उत्तराखंड, यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स के लिए कुछ है नहीं ऑप्शन, तो लोग दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको जो माइग्रेशन, आप इसको किस प्रकार से देखते हो, और क्या आपको लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है?
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि माइग्रेशन मुझे लगता है कि अधिकतर लोग कोई मजबूरी में ही करते होंगे। हाँ बिल्कुल। मैंने जो देखा उत्तराखंड में जो एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी इतने कम है, लोग अगर देखे कोई सीरियसली हो गया, सीरियस बीमार हो गया तो उसको ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब एक बेसिक ही है, बहुत बेसिक है। जैसे एम्स है उत्तराखंड में, खाली एक यहीं है ऋषिकेश में ही है। बाकी तो पिथौरागढ़ में मैंने पिथौरागढ़ में देखा बहुत ही पुअर मतलब हालत है, मेडिकल और एजुकेशन के लिए बहुत है। तो लोग क्या सोचते हैं, चलो अपने बच्चों को अभी क्या है, कोशिश तो करें मतलब पलायन करके अपने बच्चों को एजुकेशन दे, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप लोग गए, वो तो एक पॉजिटिव प्लान मेरे हिसाब से है। अगर आपका पहाड़ों से निकल के अगर डेवलप होता है, बिल्कुल डेवलप होता है, आपके बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन आपको अगर आपको भगवान की तरफ से सब कुछ आप संपन्न हो गए तो पहाड़ों को नहीं भूलना चाहिए। पहाड़ों के लोगों को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पैसे से नहीं होता। आपने वहाँ से पैसे, यहाँ आइए, लोगों से मिले, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। जो आजकल मोस्टली मैंने पहाड़ों में, गाँव में देखा, अधिकतर लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज्यादा खुद कर लिया तो कर लिया, बस 7-8 पाठ कर लिया, थोड़ा लेबरी कर ली, थोड़ा ये कर लिया, वो कर लिया, अपना लाइफ उनने क्या सोचा कि हमारी लाइफ सिर्फ एक खाने और पीने तक ही उन्होंने सीमित कर दिया। हमारे बच्चे कैसे एजुकेट हो, उनका भविष्य क्या हो, मतलब लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कैसे भी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनको कैसे उनका जीवन बेहतर करने के लिए। ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली नहीं सोचते, लेकिन जो पहाड़ से पलायन होकर जो बाहर गए, जिनकी जो स्थिति अच्छी हुई है, तो उनको कम से कम आना चाहिए, उनका फर्ज है। ये नहीं कि कंट्रीब्यूट कर पाए वो। हाँ, तो वो ऑब्लिगेशन नहीं है पहाड़ के, क्योंकि पहाड़ ही नहीं उनको जन्म दिया है, पहाड़ से ही वो आगे बढ़े। तो उनका फर्ज है, हर एक जो भी इंसान पलायन करके दूसरे शहर में गया, अच्छा डेवलप किया, उनको कभी न कभी कुछ समय के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ सब कुछ बंद करके आना चाहिए, लेकिन लोगों को समझाना चाहिए, गाँव जाके समझाना चाहिए कि मतलब आप अपने बच्चों को एजुकेट कैसे कर सकते हो, उनको आगे क्या करना चाहिए, जो आपने सीखा वो बांटना चाहिए। ये मेरा कहना है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने एजुकेशन मुंबई से ली और बचपन आपका यहीं बीता, लगभग 10 साल के थे आप तब जब चले गए थे। तो मेरा अगला जो आपसे क्वेश्चन होगा, जो आज की युवा पीढ़ी है, आपने पहाड़ में देखा होगा युवा पीढ़ी को, कोई ऐसी सलाह जो आप उनको देना चाहोगे? देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था, वही हो रहा है। युवा पीढ़ी मोस्टली मैंने से बोला, सब नहीं, जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, देखा है, मोस्टली वो कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अभी बोलना चाहता हूँ मैं कैमरे के साथ में ये, वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो अब कोई उनको बोलने वाला ही नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है, बच्चा तू ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, बल्कि उसको और लोभ की वजह से उनको बिगाड़ रहे हैं। गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं किसी को भी। मैं बोल रहा हूँ, हम तो ठीक है, मैं तो बोल रहा आना चाहिए, ठीक है, कोई कौन आ पाता, लेकिन गाँव के कुछ लोग होने चाहिए, जैसे आपके जैसे बुद्धिजीवी यंगस्टर है, आपको भी गांव में जाके उनको समझाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, एज बार कुछ नहीं होता है, एज बार लाइफ में कुछ नहीं होता है। बुद्धिजीवी लोग, छोटे लोग भी हो सकते हैं। तो आप लोग जैसे कुछ नौजवान एक टीम बनाओ, जो यही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, एक टीम बनाए, उनको समझाया गाँव जाके, भैया तू ऐसा मत कर, ये मत कर। जो तो साल में 2-4 महीना, 1-2 महीना वो लेबरी कर लेते हैं, बाकी अपना समय ऐसे बर्बाद हो रहा है। स्किल डेवलप, और गवर्नमेंट से भी उनको जो अधिक से अधिक जो राशन पानी आ जाता है, उससे भी वो लोग थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा गलत हो रहा है उनके साथ में। वो भी गलत कर रहे हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। तो गाइडेंस की कमी, गाइडेंस की कमी होती है। कहीं भी गुरु तो आपने पता होगा, बिल्कुल, हमेशा गुरु तो कहीं भी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस होता ही है। तो ये जो बेचारे पढ़े लिखे कम है, तो आप लोग को मैं आपको बोलता हूँ, कुछ नहीं, भले नहीं समझेंगे, एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में नहीं समझेंगे, कोशिश करना चाहिए, बिल्कुल, कि उनको समझाओ, भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज मैंने देखा है कि जो भी हमारे आज से 30 साल और अभी में कितना फर्क आ गया। मुंबई में जो हम लोग रहते थे, एक 8x8 के रूम रहते थे, कैसे भी हम लोग कैसे निकाला बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आज भगवान की दया से मतलब 90% लोग बहुत प्रोग्रेसिव हो गए। सभी के पास रोटी, मकान, कपड़े के कोई कमी नहीं। बच्चे लोग जो मोस्टली हमारे पिछले पीढ़ी थी, बहुत छोटे छोटे पोस्ट में काम करते थे, आज की तारीख में ऑफिसर लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बड़े बड़े MBA किए हुए बच्चे हुए, कि उनको गाइडेंस, मेन क्या शहर जाके वही मिला ना, गाइडेंस मिला धीरे धीरे एक दूसरे को। हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है, गाइडेंस की ही कमी है।
टैलेंट बहुत है यहाँ। टैलेंट है, क्यों नहीं है टैलेंट, वही तो बच्चे गए जो 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 मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप जैसे लोग वहाँ गए उस नहीं time पे ठीक है वो तो exposure। ऐसे हाँ। लेकिन गाइडेंस की बहुत जरूरत है। अगर वो काम कर लिया हाँ। तो मैं बताऊँ वो भी चैरिटी ही है। जैसे हम बोलते हैं ना चैरिटी करना मतलब कुछ पैसा निकाला उसको दे दिया, दैट इज नॉट चैरिटी। तुम एक बच्चे का भविष्य अगर सुधार सकते हो बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, आपके टैलेंट के वजह से आप एक बच्चे को चेंज कर सकते हो, उसको अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। अगर स्पोर्ट्स में है तो उसको अच्छा स्पोर्ट्स का कोचिंग करा सकते हो, अगर वो कल्चरल में है तो उसको अच्छा एक गुरु जो भी संगीत है उसको अच्छा कोच दे सके, तो वो भी एक चैरिटी है, उसको हम मानते हैं। हर फील्ड में चैरिटी होना चाहिए। बिल्कुल। लोगों को समझाओ, सेमिनार लगाओ। हाँ। सेमिनार लगाना चाहिए, कभी बच्चों को बहुत चीज समझ में नहीं आती है तो आप जाते हो सत्संग में, सब लोग चले जाते हैं आजकल शहरों में, तो सत्संग में भले आप कुछ भी, लेकिन कुछ तो दिमाग चेंज होता है। तो अगर मैं क्या गलत कर समझो उस समय कुछ गलत अगला काम क्वेश्चन कर, मैं ये पूछने वाला हूँ, जैसे कि आपने बोला कि उत्तराखंड मित्र मंडल की वजह से आपने रामलीला स्टार्ट किया कुछ वर्षों से, तो ये दिखाता है कि आप शायद गॉड भगवान से भी कनेक्टेड हो। तो आपको अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्यों किसी को भगवान पे विश्वास करना चाहिए, मतलब क्यों आध्यात्मिक की ओर आदमी को जाना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? नहीं आध्यात्मिक भी होना चाहिए, ये नहीं कि उस आध्यात्मिक होके ही सब कुछ, अच्छा तो ऐसा नहीं। हाँ, रामलीला जैसे हम देखते हैं ना, रामलीला करने का मकसद तो मेन ये है कि जो पुरानी संस्कृति है पुराना उसको जीवित रखना, वो जीवित रखना। साथ साथ ये भी है कि जो कैरेक्टर हैं, हाँ, जो रामायण में आपने देखा जो कैरेक्टर है, राम का कैरेक्टर देखे, लक्ष्मण का, सीता का, किस तरह उनके कैरेक्टर को अपने जीवन में हम ला सके तो हमारा उद्धार होगा ही होगा। हमको पढ़े लिखे हैं, पैसा है, हमारे पास गाड़ी घर सब कुछ है, लेकिन क्या वो कल्चर जो राम में था, जो सीता में था, जो लक्ष्मण में था, रामजी में था, वो हमारे में है। तो एक बार बार आदमी देख के कुछ तो गुण उसके कुछ तो अपने में आता है, वो पॉजिटिव गुण ही उनको आता है। जैसे रावण ने गलत काम किया तो उसका कैसा फल होता है, हाँ, उसको क्या फल मिला, तो उनके दिमाग में शिक्षा एक मिलेगी कि देखो गलत काम करने से मुझे ये पनिशमेंट मिल सकता है और मिलना ही है, और अच्छे काम करने से मुझे अच्छा ही मेरे बच्चे, मेरे समाज, सब कुछ का भलाई होगा। तो जैसे कि आप छोटे से परिवार, एक साधारण से परिवार से आप उठे हो और आपने यहाँ से मुंबई तक की जर्नी आपने यहाँ से स्टार्ट की। मुंबई में आपने 20 से 25 साल आपने काम किया, उसके बाद अभी खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। मुझे लगता है शायद आप अपनी फैमिली में पहले ही आदमी को जिनने बिजनेस स्टार्ट किया होगा शायद। हाँ। तो अगर मैं ये पूछूं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, कोई एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं कि आजकल हम जैसे आप देश में बात चल रही है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, उस टाइम पे 2005 के टाइम पे कितना डिफिकल्ट था आपके लिए भी ये स्टार्ट करना? एक्चुअली बिजनेस करना 2005 में भी उतना ही डिफिकल्ट है, अभी भी उतना, लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए, सोच पे डिपेंड है। विजन बहुत जरूरी, विजन होना चाहिए। देखो कोई भी एग्जाम होती है ना, आप एग्जाम लेते हो, आप एग्जाम में बैठते हो, सीए का एग्जाम है, MBA है या बड़े बड़े, आप फेल भी हो सकते हो ना। हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं कि सबके सब पास होते हैं। ऐसे बिजनेस में भी है, कोशिश तो करनी चाहिए ना। ठीक है, हमारे पुरखों ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी को स्टार्ट करना चाहिए कि क्यों ना, लेकिन वो तो नॉलेज लेके होता है। बिल्कुल, ये होता है ना, जैसे हमने गांव से मैं शहर में गया था, मैंने जो देखा, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनका बिजनेस था, जो लोग थे अगल सराउंडिंग में थे वो लोग बिजनेस करते थे, उससे बेटर ही होता है। बिजनेस में क्या होता है कि आप भले नौकरी भी अच्छी बहुत अच्छी है, लेकिन बिजनेस में क्या, अगर आप सक्सेस हो गए तो अगली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और बेटरमेंट होगा। तो सर जैसे आपने बोला कि आप चैरिटी में भी विश्वास रखते हो और चैरिटी भी आप करते हो, क्या आपने ऐसा कोई अपना वो बना रखा है कि मैं 5% अपने इनकम का ये करूँगा या 10% नहीं करूँगा, ऐसा कुछ है, या फिर आप सिचुएशन के हिसाब से? चैरिटी में जैसे मैंने बताया ना, मैं उत्तरांचल से हूँ या काफल में, वो तो मेरा बचपन, एक्चुअली मैं 10-20 साल से ही हूँ। मैंने अपने पिताजी और मम्मी के नाम पे एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया है। अच्छा, खुद का मेरा ट्रस्ट है घर का। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमने कि बाहर वालों को तो हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर के जो मेंबर्स हैं, राजपूत फैमिली या दूसरे गांव वाले हैं, उनको इंसिस्ट करते हैं भाई कुछ तो आप वो करो, डोनेट करो। डोनेट का फिर आप उसका मतलब देखो कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये नहीं कि मुझे आपने डोनेट कर दिया मैं उसका मिसयूज कर रहा हूँ। तो हम सोचते बड़ा ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन छोटा ट्रस्ट है, घर का ही है, मेरे पिताजी का है। तो कोशिश करते हैं लोगों का कुछ ना कुछ जितना हो सके, मतलब वही होगा कि जरूरतमंदों को यथासंभव मदद। अब आपका जैसे आपने सुना होगा हंस फाउंडेशन इतना फाउंडेशन है भगवान के, मतलब इतने बड़ा फाउंडेशन है, वो कर सकता है, वो हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ फंड ओनली। अगर आपके पास फंड नहीं है, आपका विजन है, आप सोच गरीबों को या एजुकेशन के लिए या कोई भी चीज के लिए हम हेल्प करना चाहिए, फंड भी तो होना चाहिए। तो मैं वो घर में तो कोशिश करता हूँ जितना हो सके
कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत लोगों की मदद करने की। हाँ सर, हाँ वैसे बिल्कुल। तो आप जिस मुकाम पे आप अभी हो और एक साधारण परिवार से होने के बावजूद भी, तो ये यही दिखाता है कि अगर हुनर हो या विज़न हो या अगर ऐसी पॉजिटिव मानसिकता हो तो आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इनिशियल डेज़ की आपके चाइल्डहुड के बारे में आप किस प्रकार की कठिनाइयाँ आपने झेली एजुकेशन में, क्या बताना चाहोगे जब मुंबई में? एजुकेशन में तो मैंने बताया ना आपको, मैं एक बैंक की तरफ से एक रूम कमरा दिया गया था, 8 बाय 8 भी नहीं होगा वो। अच्छा। फिर धीरे धीरे मतलब बता नहीं सकता हूँ कि कैसे कैसे हमने एजुकेशन की, मतलब उसमें ही रहो, बस स्टाफ जाएगा फिर नहाओ, जब वो बैंक के कमरे में रहते थे ना वहाँ। तो मैंने ये भी सुना था बीच में कोई बता रहा था कि आपने टॉल वो बोरिया से कुछ वो करके भी पढ़ाई की है आपने, सही बात है? हाँ ये सही बात है कि क्या होता था, घर तो हमारा था नहीं। अच्छा। भले सर्विस करते थे डैडी बैंक में, लेकिन इतना पैसा नहीं होता था कि हम कोई घर ले। तो बगल में जो एक बरांडा था, तो हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, बोरिया। हाँ बोरिया रख के, मतलब धूप नहीं आया करके ऐसे करके हम पढ़ाई करते थे। और ऊपर से लकीली क्या होता है, मेरे जो फ्रेंड्स थे सब बड़े बड़े जगहों पे बॉम्बे में रहते थे। मैं कभी भी किसी फ्रेंड को अपने घर पे लेके नहीं आ सका, क्या कहाँ लाऊं, किधर दिखाऊं। ऐसा भी मतलब दिन दिखाए कैसे भी, धीरे धीरे कोशिश की। मतलब जब मैं 7वीं से चालू किया था, मैंने 9th से ही ट्यूशन चालू कर दिया था यहाँ से, वहाँ भी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी करते थे। फिर पिताजी लोग ने भी बहुत मेहनत की, वो ऑलरेडी मिलिट्री में थी, फिर वहाँ भी किया, कोशिश बहुत किया लोगों ने। आज जो भी हम हैं, मतलब मम्मी और पापा की वजह से या पिताजी और मम्मी की तरफ से हम लोग हैं। और कोशिश करना चाहिए हर एक इंसान को, ये नहीं कि मुझे, हर एक को इंसान करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं बोला कोशिश करने से मैं 100% मैं आपको बोलता हूँ आप सक्सेस होंगे। और साथ साथ अगर भगवान करे आप एक मुकाम पे पहुंच गए, तो नीचे मुड़ के आपको देखना चाहिए, नीचे जड़ों से देखना चाहिए, जो हमारे समाज क्या है, कैसे हैं। कभी कभी अगर मुंबई में तो कैसे मिलो, अपने गांव वालों से मिलो और ये करो। और जो हो सके आपके गांव में कोई किसी को नीड है हेल्प की, उसको कोशिश करो कि आप जितना हो सके उसको करो। सिर्फ वो पैसा ये नहीं कि आपने कमा लिया, अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी ले ली, अपने लिए बंगलो ले लिया, गाड़ी ले ली। आपको सोच चेंज होना बहुत जरूरी है, तो आप एक लेवल पे पहुंच, तो भी आप सक्सेस हुए कि आप एक छोटे से परिवार से वहाँ गए। अगर आप वही लोगों के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो आप सक्सेस हो, मुझे ये मानना, मैं ये सोचता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो वही मुझे लगता है कि आपने जीरो से स्टार्ट की कहानी, आज वही 1 मिलियन तो आपके पास है ना। अब ये देखो मिलीनियर में आपका गिनती मैं करूँगा कि जीरो से स्टार्ट करके भी आप वहाँ पहुँचे हो, तो ये हमारे लिए बड़ी सीख है कि अगर आपका जुनून है, हुनर है, कुछ कर दिखाने की वो है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप सेकंड जो क्वालिटी मुझे आपको बहुत अच्छी लगी कि आपके पास ऐसा नहीं कि आपका विज़न है कि पैसा ही ज़्यादा कमाना है, ये कि पैसा कमाऊंगा तो कुछ % मैं समाज सेवा के लिए भी करूंगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो आपसे होगा वो इसी से होगा कि मैंने सुना था एक NGO जो बुंगा छेना पिथौरागढ़ में है, मैं उसका भी नाम तो सज्जन लाल कुछ इस टाइप का है, आपका वहाँ भी कंट्रीब्यूशन रहता है, तो आपने वहाँ कैसे क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है और आप कुछ बताना चाहोगे? नहीं मतलब एक बार आए थे, मुंबई आए थे। अच्छा, तब पहचाना? कमल के पहचान हुई, मतलब वही है कि उनने भी जिस तरह की मैं सोच रखता हूँ, उनने मेरे बात करते करते मुझे वो बात लगी थी, उन्होंने भी वही की। तो मुझे यार करो आराम से, बहुत अच्छा, मैं जो भी सपोर्ट होगा मैं आपको बॉम्बे से करूँगा। चलो उन्होंने स्टार्ट किया बॉम्बे से। आज की तारीख में कम से कम 20-25 लोग वहाँ से डोनेशन उनको देते हैं, बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं कि उनका काम ही इतना अच्छा है कि मैं तो रियली उनका फैन हूँ। मतलब इतना अच्छे 365 डेज वो काम करते हैं। मतलब जहाँ से हो सके हमारा काफल फाउंडेशन है, हमने वहाँ से भी उनको थोड़ा बहुत वहाँ भेजा है पैसा, मेरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है। और जितने भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है कोशिश करते हैं, और वो एक पैसे का मिसयूज नहीं करते हैं। हर एक साल 3-3 महीने में, 4-4 महीने में अपना बैलेंस शीट भेजते हैं लोगों को, साल में ऑडिटेड बैलेंस शीट आता है। बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको जो ये पहाड़ है, आप आते रहते हो हर साल, तो ये उत्तराखंड, आपको क्या ऐसी चीज़ है जो उत्तराखंड में आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? नहीं ऐसे तो सबको पता है, अपनी धरती से सभी को प्यार होता है, क्यों नहीं होता है, अपनी जगह से किसी को प्यार होता है। यहाँ की जो वादियाँ हैं, ये है, ये देवभूमि कहते हैं, ये भी है। बाकी मतलब यहाँ आके मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अलग जगह पे पहुँच गए, मुझे तो ऐसा फील होता है, एकदम रिलैक्स। हाँ।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं किसी कारणवश जॉब के चक्कर में, तो उनको जब एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, तो शायद उनको अपने रूट्स की तरफ ज़रूर देख लेना चाहिए। बहुत समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे भी चाहे एजुकेशन में कर पाएँ, चाहे किसी को, जैसे आपने बोला कि समाज में अभी गाइड करने की गाइडेंस की कमी है, तो शायद वो गाइड कर पाते हैं, लोगों को कर पाएँ। तो ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ में ही खो जाओ। ये आप कहना चाह रहे हो? नहीं, यही सही बात बोल रहे हैं। और आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे होगा, एंड आप पिथौरागढ़ आते रहते हो, ऐसे क्या बदलाव आपने अपने जो पैतृक आपका गांव वहाँ देखे? जो हमारे गांव में पिछले सालों सदियों से एक रोड नहीं थी, कनेक्टिविटी कैरे से कंपेयर कर रहा हूँ, वो मतलब एक हम बचपन में हम एक कल्पना करते थे कि यहाँ भी हमारे गांव में भी रोड आ सकती है। मतलब हम पाताल भुवनेश्वर तक थी, वहाँ से नीचे जो 7-8 किलोमीटर नीचे रामगंगा किनारे हमारा गाँव है। हम सोच भी नहीं सकते आज की तारीख में, विल नॉट बिलीव, घर में हमारे आंगन में रोड है, हमारे आंगन तक रोड है। तो जितने भी मुंबई से जो सालों तक मतलब अपने गांव नहीं आते थे, सब लोगों ने अपना अपना घर रिपेयर करना चालू कर दिया। सभी लोग गांव में एक एक चक्कर तो मारते ही है। सब अभी मतलब क्या, लाइट नहीं थी, रोड्स नहीं थे, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। अभी बहुत फर्क पड़ गया। तो जो बचपन में देखा था, हम एक रोटी खाने के लिए हम तरसते थे, आज की तारीख में मतलब गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, कोशिश कर रहे हैं सब लोग आगे बढ़ने की। जैसे हाँ, एक लास्ट मैसेज आप युवा पीढ़ी को देना चाहें, दोबारा से मैं आपसे कहना चाहूँगा। युवा पीढ़ी को यही है, जो भी लोग यहाँ हमारे देख रहे हैं, ज़्यादातर युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को मैं यही हो रहा कि मोस्टली आप सोचो, देखो आजकल तो गूगल का ज़माना आ गया, ये आ गया कि हम कैसे आगे बढ़े, किसको इंस्पायर करो। जैसे अभी कोई बच्चा है, बोलते हैं वो IPS बन गया या IAS बन गया, तो उनको सोचो ये कैसे बन गया, मैं भी तो वही गाँव का हूँ, क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ आप पढ़ाई पे फोकस दो। मैं बोलता हूँ पढ़ाई अगर आप करोगे 110% में आपको वो देता हूँ पढ़ाई। ये नहीं कि BA और MA कर लिया तो हो गया। आजकल की ज़रूरत क्या है पढ़ाई की, वो करने के बाद उसको स्टडी करो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जैसे मैं एजुकेशन में, समझो एजुकेशन में हूँ, मैं टीचर हूँ, तो टीचर में भी आगे का सोचो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए और क्या एजुकेट करना चाहिए। एजुकेशन की कोई वो नहीं होती है, एज नहीं होती है। तो आप अपना समय मैक्सिमम अच्छे काम में करो। अगर आपके पास कोई आप स्पोर्ट्स बनो, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट वो भी कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। बॉम्बे में मैंने देखा हमारे बच्चे जो खाली MA BA, हम लोग BA करते थे, छोड़ देते थे। उसके बाद आजकल तो आगे क्या हो रहा है, आपने साइंस अपने किया, BSc किया, तो साइंस का अपग्रेड क्या है, खुद को अपग्रेड करते हैं। IT के बच्चे जो हैं, IT के बच्चे ये नहीं कि उसने BTech कर लिया और मतलब आराम से बैठ गए, वो स्टडी करते हैं आज की तारीख में कि आगे बढ़ने के लिए, मुझे अच्छी कंपनी में जाने के लिए मुझे और स्टडी करना चाहिए। तो मैं सभी से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना समय अधिक से अधिक आप अपना एजुकेशन में दो, अच्छी सोच रखो कि मतलब हम अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने माँ बाप को या गाँव वाले, उनको कैसे मतलब उनको खुश रख सके, उनकी सेवा कर सकें, यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी। एक छोटे से गांव से आके आपने मुंबई पहुंचे, वहाँ एजुकेशन ली, वहाँ काम किया, और खुद का बिजनेस आपका, और वहाँ पे दुनिया आप काफ़ी, आपने बोला 70-80 लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।